हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर सुपर टेट 2020 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सुपर टेट 2020 के लिए क्लासेस आपको कंटिन्यू मिल रही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? यहाँ पे देखिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया हिंदी, साइंस। ये पोर्शन साइंस वाला भी कवर होगा, साथ साथ ये जीके का पोर्शन भी यहाँ पे कवर होगा, साइंस और जीके, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको करंट का क्वेश्चन भी मिलेगा, करंट अफेयर। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही स्कोरिंग है। और आप सभी को बता दें कि मॉर्निंग में 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस होंगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा हम क्लासेस और प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोग अपने दोस्तों में कम से कम 10 दोस्तों में शेयर कीजिए। बस इतना काम आप लोग कीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़िए। जिम्मेदारी आपकी नौकरी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए। बस आप लोग अपने 10 दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। एक लोग 10 दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन उनके पास जाए और कोई वीडियो मिस ना हो। इस रीजन से सब्सक्राइब किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का विकल्प है? आपको बताना है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें मूर्धन्य ध्वनियां हैं। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, ट, ठ, ड और ढ। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान आप सभी को बताना है। मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, तालव्य है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। कई बार आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ला। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे 3 संयुक्त व्यंजन है, लेकिन एक इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ये षष्ठी वाला स। अब यहाँ पे देखिए, संयुक्त व्यंजन 6 है, त्र है, ज्ञ है। अब ये छत्री वाला 6 किससे मिलकर के बना होता है? का हलन के साथ और षष्ठी वाला स, ठीक है। त्र किससे मिलकर के बना होता है? ता और र। हलन के साथ ता रहेगा और र रहेगा। संयुक्त व्यंजन में ज्ञ भी है। ज्ञ किससे मिलकर के बना होता है? ज, हलन के साथ और इया से। एक और संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है स्र, बना होता है श और र से। तो ये यहाँ पे देखिए 4 संयुक्त व्यंजन है जो किससे किससे मिलकर के बने होते हैं, आप सभी को मैंने बताया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में उपसर्ग आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सत उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अत्युक्ति में उपसर्ग है। अत्युक्ति में उपसर्ग आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है आपका सी, अति उपसर्ग है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। एक लाइक और एक शेयर, बस ज़्यादा नहीं, अभी एक लाइक और एक शेयर। अगर हर स्टूडेंट एक वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर करता रहेगा तो सभी तक वीडियो पहुंचेगा। बस ज़्यादा नहीं, हम तो इवन ये कहते थे एक लाइक और एक शेयर। अगर आप लोग और थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तब भी और भी बढ़िया है। अत्युक्ति में उपसर्ग है, आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक करिए जल्दी से। और जितने भी स्टूडेंट हैं, कम से कम वीडियो को आप लोग 5 लोगों में शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि सभी तक ये पहुँचे और आप ही लोगों के लिए कोशिश हो रही है और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें फ्री में। और आप सभी जान रहे हैं कि क्या कंडीशन है पेड कोर्सेज की और बाहर कोचिंग की। तो कम से कम अगर फ्री में शिक्षा मिल रही है, दी जा रही, सभी के लिए मेहनत की जा रही, तो सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे सी, आती है।
अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, बहुत ही जल्दी से रिप्लाई। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तीनों मैंने एक साथ ले लिए, तीनों पूछे जाते हैं और खूब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, प्रति उपसर्ग का प्रयोग इसमें होता है। चलिए उपसर्ग से रिलेटेड और क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग आपको बताना है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प 4 दिए गए हैं, चारों में से आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ये वाला ऑप्शन सही होगा ए, दुस उपसर्ग लगा होता है हलन के साथ, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। अब उपसर्ग के बाद हम प्रत्यय पे आते हैं। सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा? सजावट में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आवट प्रत्यय। सजावट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो विकल्प आपका सही हो जाता है बी, आवट प्रत्यय का। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण, कृदंत, क्रिया, तद्वितांत। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, कृदंत। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? पूछा जा रहा है किस में अप उपसर्ग नहीं है। अब लोग क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए कि किस में नहीं पूछा गया, किस में हाँ। कई बार आप लोग अभी एग्जाम देकर आ रहे हैं ना, कई एक दो क्वेश्चन तो ऐसे जरूर गलत किए होंगे। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग नहीं और हाँ के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आए हैं। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? अप उपसर्ग नहीं है, तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अपादान में अप उपसर्ग नहीं है। बहुत ही क्लियर सा ऑप्शन था। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है यहाँ पे रूढ़ शब्द कौन सा है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है पंकज, विद्यालय, जलज। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, कमल। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, इन्हें सार्थक खंडों में ना तोड़ा जा सके, और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दो शब्दों के मेल से भी ना बने हो और जिनको तोड़ा जाए तो उनके सार्थक खंड भी ना हो, इन्हें मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए, एग्जाम्पल तो आपका कमल भी हो गया। जैसे चावल में आप देखिए, चावल में चा धन वल, ठीक है, चा धन वल या चाव धन ला, तो ये खंड निरर्थक हुए ना। ऐसे कमल के केस में भी है। तो कमल हुआ, चावल हुआ, दिन हुआ, घर हुआ, घोड़ा हुआ, मुंह हुआ, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, हॉस्पिटल। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अरबी नहीं है? अरबी का कौन सा शब्द यहां पे नहीं है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, कमीना। इजलास, किस्मत, कातिल, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, चलिए फिर तो कमीना किस भाषा का शब्द है? ये फारसी है, कमीना फारसी है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द फारसी नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द फारसी नहीं है। खामोश, कबूतर, चिराग। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, हक। हक फारसी नहीं है। हक क्या है? हक अरबी भाषा का शब्द है, हक अरबी है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है।
झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, निराला स्त्रीलिंग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। पुल्लिंग शब्द यहाँ पे आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? पुल्लिंग। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सारस। सारस क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है पुल्लिंग शब्द नहीं है। पूछा जा रहा है कि नहीं है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, नकल। पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन यहां पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? विकल्प यहां पे आपका क्या सही हो जाएगा? सी, कोयल। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, वीर का स्त्रीलिंग। यहां पे स्त्रीलिंग से इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चन। वीर का स्त्रीलिंग आपको बताना है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता का स्त्रीलिंग इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, दात्री। दाता का स्त्रीलिंग शब्द दात्री है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? आपको कारक बताना है। तो यहां पे आपका विकल्प सही हो जाएगा ये, अपादान कारक। पेड़ से गिरा, कारक विभक्ति से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पटना, रामायण, औरत, गंगा। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, औरत। औरत से पूरी जाति का बोध होता है, पूरी औरत जाति का। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट, तो औरत कौन सी संज्ञा हुई? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, जब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन सी संज्ञा हुई। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए, जो क्वेश्चन मैंने लिया, जैसे उपसर्ग से आप देखेंगे तो उपसर्ग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप लोगों को एक लाइन से 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आप संज्ञा से देख रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपको संज्ञा से मिलेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने। विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? यहाँ पे आपको बताना, उत्सर्जन तंत्र शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में जिन जिन अंगों की सहायता होती है, पूरा मिलाकर के एक तंत्र बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं। वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, यूट्रस, गर्भाशय। गर्भाशय मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, इसका भाग नहीं है। गर्भाशय मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम फिल इन द ब्लैंक प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आपको ऑप्शन चूज करना होगा। विकास के लिए ये अति आवश्यक होता है, या रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, निद्रा प्रदान करता है, या विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आप जब भी ये पाउडर वाला दूध का डिब्बा खरीदते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है, ये पिला तो सकते हैं लेकिन माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। माँ का जो दूध होता है, जो कोलेस्ट्रम होता है, शिशु के लिए पोषक तत्वों से भरपूर तो होता ही है, साथ साथ ये रोगाणुओं से मुक्ति प्रदान करता है, रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है कोलेस्ट्रम।
गाय का दूध माँ के दूध के बाद सर्वोत्तम माना जाता है। माँ के दूध के बाद दूसरे नंबर पे है गाय का दूध। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। किस तकनीक का प्रयोग करता है फोरेंसिक विभाग अपराधी को पहचानने के लिए? इसने अपराध किया है कि नहीं? तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन ये 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। आरएनए में क्या होता है? थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन का थायमिन के साथ जोड़ा बनता है और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ। क्लियर है? डीएनए फिंगरप्रिंट की जांच का जो केंद्र है वो कहां पर है? हैदराबाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? विकल्प है वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है विकल्प ए, वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी का अगर कोई रोगी है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है? उसका जो यूरिन होता है वो पीला होता है, आँख और त्वचा पूरी पीली हो जाती है। इसे पीलिया रोग भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? पीलिया, या हिंदी में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है पंडु रोग भी कहते हैं। इसमें बचाव क्या करना चाहिए? तेल, मसाला, मिल्ली, हल्दी का प्रयोग कम करना चाहिए। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? यानी कि किसके अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? विकल्प है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी यहाँ 2 बार लिख दिया गया है, फिर है एंथ्रोपोलॉजी और एंड्रोलॉजी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? LOGY, एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। और आर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? आपको बताना है यहाँ पे सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर, प्लीहा, त्वचा या ओवम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ओवम। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ओवम में। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक और संरचनात्मक क्यों? क्योंकि कोशिका में ही सभी क्रियाएं संपन्न होती है, इसीलिए ये कार्यात्मक इकाई हो गई। और संरचनात्मक क्योंकि जिस तरीके से पूरे घर का निर्माण किससे होता है? छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है, उसी तरीके से पूरे मानव शरीर का निर्माण किससे होता है? छोटी छोटी इन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इसीलिए संरचनात्मक कही जाती हैं। और क्रियात्मक, मानव शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी किसमें संपन्न होती है? एक कोशिका में संपन्न होती है। कोशिका में केंद्रक होता है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सारे कोशिकांग होते हैं। तो सारी क्रियाएं इसी में संपन्न होती है, इसीलिए कहा जाता है कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग, उसकी कोशिका है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जितने पॉइंट हम आपको बताते चलते सभी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, सब कुछ आपको माइंड में रखना चाहिए। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ओवम हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है?
किस में अशुद्ध रक्त बहता है आपको बताना है, पल्मोनरी शिरा में, अल्वेलाई में, पल्मोनरी धमनी में या महाधमनी में। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं जो धमनी होती है आर्टरी, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? शुद्ध रक्त ये नहीं कि जो साफ रक्त हो जिसमें कुछ मिला ना हो। शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऑक्सीजन रक्त के साथ साथ जिसमें ऑक्सीजन का भी परिवहन हो रहा हो वो शुद्ध रक्त होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है, जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध। देखिए जो हम बताते हैं, जैसे हमने बता दिया धमनी में, देखिए यहाँ पे ध्यान से, धमनी में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। लेकिन जब इसके साथ पल्मोनरी जुड़ जाती है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे पल्मोनरी धमनी हो गई तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त हो गया। अब हम यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है शिरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध रक्त शिरा में बहता है। अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। जब इसमें पल्मोनरी आगे जुड़ गया, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी आगे अगर जुड़ गया तो यहाँ पे कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध। जस्ट जैसे पल्मोनरी जुड़ गया ये इसका अपोजिट हो जाएगा। एक आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे धमनी है, धमनी में 3 अक्षर हैं तो इसमें रक्त कैसा बहेगा? 2 अक्षर वाला, शुद्ध। ठीक है। शिरा में 2 अक्षर हैं तो कौन सा रक्त बहेगा? 3 अक्षर वाला, अशुद्ध हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भूलता बहुत है, मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, फ्रेडरिक बैंटिंग को इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इंसुलिन की खोज मेनली बैंटिंग और वेस्ट ने किया था। क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है फ्रेडरिक बैंटिंग को। फ्रेडरिक बैंटिंग को इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? मेनली बैंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती थी, कौन सी कंडीशन कहलाती है? ये कहलाती है मधुमेह। क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उसमें क्या शामिल होता है? आपको बताना है यहाँ पे केवल प्रोजेस्टेरॉन, केवल एस्ट्रोजन, या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, या ना ही प्रोजेस्टेरॉन और ना ही एस्ट्रोजन। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। भारत विश्व का प्रथम देश है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? लैरिंक्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रेसनी, एडम्स एप्पल। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, एडम्स एप्पल। यहाँ पे देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, ये लड़के में, बच्चों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। ये बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना। बायोटेक्नोलॉजी आज के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें बायोडीजल, बायोगैस, वर्मी कल्चर ये सभी आते हैं। वर्मी कल्चर के द्वारा खेतों की उर्वरा शक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिक उत्परिवर्तन,
आनुवांशिक संशोधन या ट्रांसमिशन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं है। ओजोन परत की क्षय से जो परावैंगनी किरण है पृथ्वी पर आ सकती हैं, जिसके कारण से त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर, चर्म कैंसर होता है। कैंसर कब होता है? जब कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। अनियंत्रित वृद्धि, एक नियम से, एक सिस्टम से ना हो, लगातार उसमें वृद्धि हो, अनियंत्रित वृद्धि, तो ये कैंसर की स्थिति उत्पन्न करती है। इटाई डाई रोग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इटाई डाई नामक रोग किसके कारण होता है, आपको बताना है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन याद आ गया, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ऐसे मुझे पता चलेगा आप लोग एक्टिव होकर के क्लासेस करते हैं कि नहीं। वीडियो में आप लोगों की बिल्कुल भी रुचि नहीं है, आप लोग एकदम से इनएक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट है पढ़ने वाला, उससे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एकदम से हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए, पूरे जोश के साथ हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डी से संबंधित है। ये रोग वयस्कों में होता है। इस रोग का मेन कारण क्या है? विटामिन डी की कमी। किसकी कमी है? विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है? मुख्य स्रोत प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश है, और ये मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे से भी मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में होता है रिकेट्स। क्लियर है? इतना पॉइंट आपको जानना चाहिए विटामिन डी से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक कैसी दवा है? आपको बताना है यहाँ पे, दर्दनाशक है या ज्वरनाशक, या दर्द और ज्वरनाशक दोनों है, या एंटीसेप्टिक है? तो आपको बताना है यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही होगा। यहाँ पे विकल्प सही हो जाता है आपका सी, ये दर्दनाशक और ज्वरनाशक दोनों है। ओटीसी एक क्रोसिन, ये जो दवा है दर्दनाशक और ज्वरनाशक दोनों है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इससे अधिक होने पर क्या, कौन सी कंडीशन आती है? ज्वर की कंडीशन हो जाती है। ऐसे मानव के शरीर का तापमान बढ़ने के कारण जो कोशिका होती है उसमें पानी की कमी होने लगती है, और 102 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार होने पर मानव की मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में मनुष्य का जो शरीर है उसका तापमान कितना होता है। तो 37 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे साइंस से रिलेटेड जितना भी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया, वो सब हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ध्यान से, टफ क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे है, तो आप लोग मन से पढ़ते रहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कैंसर से संबंधित। ऑन्कोलॉजी कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है ये। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। विटामिन डी किस में सबसे ज्यादा होता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कॉड लिवर तेल, मछली के तेल में ये विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। चारों विकल्प में ऑप्शन आपका सी करेक्ट है।
अभी मैंने आपको बताया विटामिन डी सुबह में सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं। और सूरजमुखी के तेल की बात आती है तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे कम किस तेल में होती है? तो विकल्प के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो सूरजमुखी के तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, ये जानते रहिए आप लोग। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? आराम से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है, सी ऑप्शन सही हो जाता है, बायोसेफ्टी लैबोरेटरी। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है बायोसेफ्टी लैबोरेटरी। भारत विश्व का सबसे अधिक पशु वाला देश है। भारत में सबसे ज्यादा पशु तो हैं, लेकिन उत्तम नस्ल के पशुओं की यहाँ पे कमी है, ये भी जानते रहिए। सबसे ज्यादा पशु हैं, लेकिन उत्तम नस्ल के पशु की यहाँ पे कमी है। विश्व के जो भैंस हैं उसमें से 57% पूरे कितने हैं? भारत में है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण में, बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से आप सभी जानते हैं वर्णक है, इस वर्णक की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपसे पूछते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं? आपको बताना है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना विकल्प बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही होता है, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे लेते हैं। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह परिस्थिति जिसमें रक्त से ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, इसको क्या कहते हैं? वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत कम हो जाता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है, वो कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है आपको बताना है। फाइलेरिया रोग, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कृमि की वजह से होता है। फाइलेरिया रोग वर्म कृमि की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? तो जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रेटिनॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये तो आप लोगों ने बता दिया, रेटिनॉल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिपीट हो गया। मानव मूत्र कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय है या न्यूट्रल है? ये इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है मानव मूत्र बेसिक है, क्षारीय है। इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच आपको बताना है। एक मैंने वीडियो पीएच से रिलेटेड बनाई है, वो वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो इस क्वेश्चन की रिप्लाई आप लोग आसानी से कर पाएंगे। उस वीडियो को लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पीएच से रिलेटेड पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आए आप सभी की स्क्रीन पे, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो प्रकाश के अनुरूप चलन होता, प्रचलन होता है, प्रकाश की तरफ मुड़ जाना, प्रकाश से ही प्रचलन होता है। प्रकाश जिधर है उधर की तरफ पौधे का कोई अंग घूम जाता है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एक हार्मोन है, पौधे का हार्मोन, जैसे ये सब देख रहे हैं, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये सभी पादप हार्मोन है। तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, ऑक्सिन के द्वारा ये प्रक्रिया नियंत्रित की जाती। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है। अगला आपका क्वेश्चन है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है?
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आसान बन गया, आसानी से आप लोग रिप्लाई कर पाएंगे। तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी, स्तन ग्रंथि। क्वेश्चन है, मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ग्रीष्म निष्क्रियता। ऑप्शन सी सही हो जाता है, ग्रीष्म निष्क्रियता, अस्टिवेशन। यहां पे देखिए अस्टिवेशन, ये ग्रीष्म निष्क्रियता होती है। जाड़े के दिनों में क्या होते हैं? शीत निद्रा में चले जाते हैं, इसे कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, NATION, ठीक है, HYBERNATION, हाइबरनेशन, शीत निद्रा में चले जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो जाड़े के दिनों में जंतु शीत निद्रा में चले जाते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं हाइबरनेशन। क्वेश्चन है, हृदय की आच्छादी झिल्ली को क्या कहते हैं? जो हृदय होता है उसके चारों तरफ की जो झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है हृदय आवरण। हृदय को आवरण देने वाला, हृदय को ढकने वाला, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरी, एक मिनट क्लियर पेज पे लिखते हैं, पेरिकार्डियम। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिपिड है, लिपिड क्या है? लिपिड क्या है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है प्राकृतिक मूल की वसा है। प्राकृतिक मूल की वसा को क्या कहा जाता है? लिपिड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन कहां पे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं एकदम से सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, स्वच्छ मंडल में। स्वच्छ मंडल में प्रकाश का अधिकतर परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अनिषेक फलन से आशय फल के विकास से है। अनिषेक फलन, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है निषेचन के बाद या निषेचन के बिना। विकल्प आपका सही हो जाता है बी, बिना निषेचन के जो फल बनता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है? अनिषेक फलन कहते हैं उसे। बिना निषेचन की प्रक्रिया का जो फल बनता है उसे हम अनिषेक फलन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें पॉलिनेशन वगैरह नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ फिल इन द ब्लैंक ऊतक से बना है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। जो ऊंट का कुबड़ है, हम्प है, वो किससे बना होता है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, वसा में टिश्यू से बना होता है। एडिपोज, एडिपोज टिश्यू से बना होता है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के सारे क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी जीव है तो उसके शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस है वो कहाँ से मिलता है? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, दूध से मिलता है। जो शाकाहारी लोग हैं, हम जैसे लोग, उन्हें फास्फोरस पाने के लिए दूध पीना पड़ता है। दूध से एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अच्छा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, लगभग 42% के करीब। आपको मैंने बताया क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आप लोग चारों विकल्प में से सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाता है बी, अक्किथम अच्युतन नंबूथिरी को इन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये कवि हैं, किस भाषा के कवि हैं? तो ये मलयालम भाषा के कवि हैं। और इन्हें कुछ और पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया 2017 में। साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें
1973 में प्रदान किया गया। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में दिया गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीर वादम, बाल्य दर्शनम, निमिषा क्षेत्राम, अमृता खटिका, ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो 54वां 54 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो अमिताभ घोष को। ये अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक को मिला है। और वो कौन है, अमिताभ घोष। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, 54 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया। इस पत्र का नाम क्या है आपको बताना है। अरुण भूमि, सूर्य किरण, जन जागरण या अरुण प्रभात। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये अरुण भूमि। अरुण भूमि पूछा जा सकता है किस भाषा का समाचार पत्र है, तो ये हिंदी समाचार पत्र है। अरुण भूमि ये हिंदी समाचार पत्र है। किस राज्य में लॉन्च हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विकल्प आप सभी के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क कर सकते हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन अध्यक्ष था, NSE का अध्यक्ष कौन था इससे पहले, अशोक चावला जी थे। अशोक चावला एयरसेल मैक्सिम मामले में भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा दे दिए। फिर उसके बाद गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष चुना गया। जनवरी 2019 से NSE का पद जो था, अध्यक्ष का पद, वो रिक्त था। इससे पहले गिरीश चंद्र चतुर्वेदी किस पोस्ट पर थे, ये ICICI बैंक के बोर्ड में और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सदस्य थे। ये पूर्व में कार्यरत कहाँ पे थे, ये मैंने आपको बताया। अगले नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अटलांटा अमेरिका में आयोजित 68वें मिस यूनिवर्स 2019 का ताज किसने जीता। देखिए किस नंबर का ये मिस यूनिवर्स का आयोजन था, ये 68वें नंबर का। तो इसका खिताब किसने जीता। विकल्प आप सभी के सामने, आपको ध्यान रखना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये जोजी विनी टुंजी। जोजी विनी टुंजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता। आयोजन कहाँ पे हुआ था, अटलांटा अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई, जोजी विनी टुंजी। और ये किस देश की है, दक्षिण अफ्रीका की है। और साथ साथ में उप विजेता कौन थी, मैडिसन एंडरसन। नाम देख लीजिए, मैडिसन एंडरसन ये दूसरे स्थान पर थी। और तीसरे स्थान पर सोफिया अरागोन। सोफिया अरागोन ये मैक्सिको की हैं, इनका तीसरा स्थान था। भारत की वर्तिका सिंह थी इसमें, और ये टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई थी। टॉप 10 में भी इन्होंने जगह नहीं बनाया। और इससे पहले भारत की कुछ उपलब्धि है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने में। तो यहाँ पे आप ये जानते रहिए, सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी, जो कि भारत है। और भारत की एक मिस यूनिवर्स और हैं, लारा दत्ता, जो कि 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने प्रेसिडेंट कलर्स सम्मान से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है ये गुजरात। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाती है आज की क्लास कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर जरूर करेगा। बस इतना सा करना है आपको।
इतना सा सपोर्ट करना है, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए। और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस पाने के लिए आज के सवाल की तरफ चलते हैं। आज का सवाल मैंने मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ाया था, तो करंट अफेयर में मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है उससे बचाव के लिए, जिससे कि इम्यून सिस्टम आप बढ़ा सकें। वो कौन सा एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मॉर्निंग की क्लास में मैंने बताया है, तो आप लोग मॉर्निंग की क्लास आराम से देख सकते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ वहाँ पे हम जीके भी कवर करते हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से। आपका जीके और करंट साथ साथ इस तरीके से चलता है, आपको पता ही नहीं चलता और सब कुछ आपका 100% तैयार हो जाता है। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।